बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा राम सिंह राज किया करते थे। उनकी एक बहुत खूबसूरत बेटी भी थी जिसका नाम दुर्गा था। राजकुमारी दुर्गा बहुत ही चालाक और घमंडी स्वभाव की थी। राजा का एक शाही मोची था जिसकी बेटी कोमल राजकुमारी के विपरीत बहुत ही कोमल स्वभाव की थी। एक बार कोमल खेतों में कुछ काम कर रही थी, तभी एक सांप ने उसे काट लिया। तभी उसके पिताजी ने जल्दी से गांव के वैद्य जी को बुलाया। सांप का जहर पूरी टांग में फैल गया है। मैंने जहर काटने की दवाई तो दे दी है, लेकिन अब आपकी बिटिया का दाहिना पैर काम नहीं करेगा। बस अब तो कोई चमत्कार ही इसका दाहिना पैर ठीक कर सकता है। कोमल के पिता उसका कई जगह इलाज करवाते हैं, लेकिन कहीं भी उसका पैर ठीक नहीं होता। अब सभी लोग उसका पैर ठीक होने की आशा छोड़ देते हैं। महल की राजकुमारी दुर्गा कोमल के हम उम्र की ही थी। वो महल के सभी नौकरों की बेटियों के साथ खेलती थी, लेकिन वो कोमल का बहुत मजाक बनाती थी और उसे लंगड़ी कहकर बुलाती थी, और राजा की बेटी होने के कारण कोई उसे कुछ कह भी नहीं पाता था। एक दिन जब सब खेल रही थीं, तो दुर्गा ने कहा, चलो ठीक है, हम सब दौड़ का मुकाबला करते हैं। जो प्रथम आएगा मैं उसे अपनी सोने की सैंडल दूंगी। राजकुमारी की बात सुनकर सभी सहेलियां बहुत खुश हो जाती हैं। कोमल अपने खराब पैर के कारण कभी ऐसे खेल में भाग नहीं ले पाती थी। लंगड़ी, तो इस प्रतियोगिता में कभी भाग नहीं ले पाएगी। तुझे तो सोने की सैंडल कभी मिल ही नहीं पाएगी। राजकुमारी की सोने की सैंडल पाने के लालच में कोमल भी दौड़ की प्रतियोगिता में भाग लेने को कहती है। राजकुमारी की सैंडल तो सोने से बनी है, ऐसी सैंडल तो मुझे सपने में भी कभी नहीं मिलेगी। मैं जी जान से ये मुकाबला जीतने की कोशिश करूंगी। कोमल दौड़ के मुकाबले में भाग तो ले लेती है, लेकिन जैसे ही वो दौड़ने की कोशिश करती है, जमीन पर गिर जाती है। उसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लगती है। फिर राजकुमारी दुर्गा कहती है, बढ़िया ही जीतने वाली लंगड़ी कहीं की, एक मोची की लड़की होने के बावजूद सोने की सैंडल पहनने की इच्छा रखती है। ऐसा कहकर दुर्गा वहाँ से चली जाती है। दुर्गा के जाने के बाद सभी लड़कियाँ मिलकर कोमल को उठाती हैं। उदास होकर कोमल वापस अपने घर चली जाती है। घर में उसका पिता राजघराने के जूते और चप्पल बना रहा था। तुम खेलकर आ गई बेटी, क्या बात है, उदास लग रही हो? कोमल ने अपने पिता को सारी बात बताई और बोली, पिताजी, राजकुमारी सबको अपनी सहेली कहती है, क्या मैं उनकी सहेली कभी नहीं बनूंगी? नहीं बेटी, ऐसा नहीं है। एक दिन राजकुमारी तुझे अपनी सहेली जरूर कहेगी, और वैसे भी तेरा दिल किसी राजकुमारी से कम नहीं है। बस तुझे देखने के लिए अच्छी नजरों की जरूरत है। पिताजी, मेरे लिए भी सोने की सैंडल बना दो ना, क्या मैं कभी सोने की सैंडल नहीं पहनूंगी? बेटी, तेरा पिता गरीब है, लेकिन तू चिंता मत कर। अगर भगवान ने तेरी किस्मत में लिखा होगा तो तू सोने की सैंडल जरूर पहनेगी। धीरे धीरे इस बात को काफी साल बीत गए। एक दिन राजा राम सिंह के मित्र अपने पुत्र के साथ उनसे मिलने आते हैं। आइए आइए मित्र, हमारे राज्य में आपका स्वागत है। मित्र, आपके पुत्र राजकुमार राघव तो काफी बड़े हो गए हैं। राजकुमार राघव की वीरता के बहुत किस्से सुने हैं मैंने, बहुत खुशी हुई। राजकुमार राघव, इसी तरह हमारे मित्र और अपने पिता का नाम ऊंचा करते रहिए। जी महाराज। राजा अपने मित्र और उसके बेटे की खूब खातिरदारी करता है। थोड़ी देर बाद राजकुमार राघव बगीचे में घूमने चले जाते हैं। तभी उन्हें बगीचे के एक ओर से लड़कियों के हंसने की आवाज आती है। आवाज का पीछा करते हुए राजकुमार राघव उन लड़कियों के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें सभी लड़कियां हंसी ठिठोली करती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन कोमल एक कोने में बैठकर नन्ही सी चिड़िया को दाना खिला रही थी। अरे, तुम इन लड़कियों के साथ क्यों नहीं बैठी हो? माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप यहाँ नए आए हैं? हाँ, मैं राजा राम सिंह के मित्र का बेटा हूँ। अच्छा, दरअसल मुझे अकेले रहना ज्यादा अच्छा लगता है और बेजुबान परिंदों की भूख मिटाना मुझे बहुत पसंद है। कोमल का जवाब सुनकर राजकुमार राघव मुस्कुराने लगते हैं। तभी राजकुमारी दुर्गा की नजर राजकुमार पर पड़ती है और वो राजकुमार के पास आकर कहती है, कौन है आप? दिखने में तो कोई राजकुमार लग रही है। मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। मैं आपके पिता के मित्र का बेटा हूँ। मेरा नाम राजकुमार राघव है। ओह, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारे साथ राज्य भ्रमण पर चलना चाहेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन आज नहीं, हम राज्य भ्रमण पर कल चलेंगे,
पिताजी को भी आपका राज्य घूमना था, इसलिए हम पिताजी को भी साथ ले चलेंगे। ऐसा कहकर राजकुमार राघव वहाँ से चले जाते हैं। कोमल भी नन्ही सी चिड़िया को हाथ में लेकर आगे बढ़ जाती है। अगले दिन राजकुमार राघव राजकुमारी दुर्गा और अपने पिता के साथ राज्य भ्रमण पर निकलते हैं। तभी गांव के बच्चे राजकुमारी को देखकर उत्साहित होकर उसके पास आ जाते हैं। बच्चों को देखकर राजकुमारी क्रोधित होकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इतने महंगे वस्त्र को छूने की? सैनिकों, इन बच्चों को अभी कभी 5-5 कोड़े मारो। बेरहम राजकुमारी बच्चों को कोड़े खिलवाकर बहुत खुश हो रही थी। तभी वहाँ पर कोमल आती है और कहती है, अरे बच्चों, तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा था? तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट लग गई है। रुको, मैं तुम्हारी चोट भरने के लिए जड़ी बूटी लगा देती हूँ। ऐसा कहकर कोमल बच्चों के घाव पर जड़ी बूटी लगाने लगती है। वहाँ मौजूद राजघराने के लोग ये सब देख रहे थे। राजकुमार राघव और उनके पिता कोमल से बहुत प्रभावित होते हैं। उसके बाद वो सभी राज्य भ्रमण के लिए आगे बढ़ जाते हैं। घर पहुंचने के बाद राजकुमार राघव अपने पिता से कोमल से विवाह कराने को कहते हैं। पिताश्री, हमें वो लड़की बहुत पसंद है, हम उससे विवाह करना चाहते हैं। पुत्र, वो लड़की हमें भी बहुत अच्छी लगती है। अगर तुम उससे विवाह करना चाहते हो तो हम तुम्हें मना नहीं करेंगे। हम कल ही सुबह सुबह उस लड़की के घर चलेंगे। अपने पिता की बात सुनकर राघव बहुत खुश होता है। उनके कक्ष के बाहर खड़ी राजकुमारी दुर्गा उनकी सारी बातें सुन रही थी। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने मन में सोचती है, लगता है राजकुमार की नजर कोमल के चेहरे से हटी ही नहीं। तभी उन्होंने ये नहीं देखा कि वो बैसाखी के सहारे चलती है। लेकिन मैं सबको ये बात बता कर ही रहूंगी, लेकिन ऐसे नहीं। राजकुमारी अपने मन में एक षड्यंत्र रचती है और थोड़ी देर बाद राजकुमार के पास जाकर कहती है, राजकुमार, मैं जानती हूँ कि आप हमारे शाही मोची के बेटी से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि वो लंगड़ी है। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे ये नहीं पता? कल जब वो उन बच्चों के पास आ रही थी तो मैंने देखा था कि वो एक बैसाखी के सहारे चल रही थी। ये क्या, पता होने के बावजूद कि वो लंगड़ी है, आप उससे विवाह करना चाहते हैं? हाँ राजकुमारी, हमारे लिए शरीर की सुंदरता से ज्यादा हृदय की सुंदरता मायने रखती है। और हमने अपनी मन की आंखों से देखा है, कोमल का हृदय बहुत सुंदर है। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? राज्य की बहुत सारी लड़कियां चाहती है कि वो आपसे विवाह करे। आप उन सबके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि आपसे विवाह करने के लिए एक प्रतियोगिता रखी जाए, और क्योंकि ये राज्य मेरा है, इसलिए प्रतियोगिता क्या होगी इसका निर्णय मेरा होगा। यदि उस प्रतियोगिता में कोमल जीत जाती है तभी आप उससे विवाह कर सकते हैं। राजकुमार राजकुमारी की चालाकी समझ गए थे। वो मुस्कुराते हुए राजकुमारी को हाँ कह देते हैं। राजकुमारी अपने पिता से कहकर पूरे राज्य में ये ऐलान करवा देती है कि आने वाले कुछ दिनों में एक दौड़ की प्रतियोगिता होगी, जिसमें केवल लड़कियां ही भाग ले सकती हैं। जो भी उस प्रतियोगिता में विजय होगा, उस लड़की से राजकुमार राघव स्वयं विवाह करेंगे। राज्य की सभी लड़कियां ये सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं, परंतु कोमल उदास हो जाती है। वो जानती थी कि वो इस प्रतियोगिता को कभी नहीं जीत पाएगी। वो उदास होकर अपने घर चली जाती है। तभी उसका पिता उससे कहता है, क्या हुआ बिटिया? पिताजी, राजमहल में प्रतियोगिता होने वाली है, आपको तो पता ही होगा। मैं अपने इन अपाहिज पैरों से प्रतियोगिता में कैसे भाग लूंगी? लेकिन तुम पहले ही हार कैसे मान सकती हो बिटिया? तभी उनके घर राजकुमार राघव आ जाता है और कहता है, तुम्हारे पिता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कोमल, तुम पहले ही हार नहीं मान सकती हो। राजकुमार, आप यहाँ? हाँ, दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगी थी और मैं चाहता था कि मैं तुमसे विवाह करूं, लेकिन इस राज्य की घमंडी राजकुमारी ने ऐसा ना होने देने के लिए ही इस प्रतियोगिता का ऐलान करवाया है। लेकिन किसी भी तरह तुम्हें ये प्रतियोगिता जीतना है। मैं तुम्हारे लिए कुछ उपहार लाया हूँ। राजकुमार राघव सोने सी चमचमाती हुई सैंडल कोमल को देते हुए कहते हैं, तुम ये सैंडल पहनकर प्रतियोगिता के लिए जरूर आना, मुझे पूरा यकीन है तुम अव्वल आओगी। ऐसा कहकर राजकुमार वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कोमल अभी भी बहुत परेशान थी। प्रतियोगिता वाले दिन कोमल अपने पैरों में सैंडल पहनती है। सोने की सैंडल पहनते ही उसे एक अजीब सी शक्ति महसूस होती है और उसे एहसास होता है कि उसके दोनों पैर बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। वो खुशी खुशी ये बात अपने पिता को बताती है।
पिताजी देखिए, राजकुमार ने मुझे जादुई सोने की सैंडल दी है। इसे पहनते ही मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया है। खुशी खुशी कोमल प्रतियोगिता में जाती है। आज उसको बिना बैसाखी के देख दुर्गा को बहुत अजीब लगता है। थोड़ी देर बाद जब प्रतियोगिता शुरू होती है तो कोमल प्रथम आती है और फिर राजकुमार राघव कोमल को वरमाला पहना देते हैं। ये सब देखकर दुर्गा बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है और अपनी तलवार निकालकर कोमल पर हमला करने चली जाती है, लेकिन राजकुमार राघव दुर्गा का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, राजकुमारी, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, घमंड और ईर्ष्या से कुछ प्राप्त नहीं होता। साफ दिल और अच्छे विचार इंसान को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। राजकुमार की बात सुनकर घमंडी राजकुमारी का घमंड टूट जाता है और वो नजरें झुकाकर खड़ी हो जाती है। वहीं पर राजकुमार राघव और कोमल का विवाह हो जाता है और फिर कोमल अपने पति राघव के साथ उनके राज्य चली जाती है और दूसरी तरफ राजकुमारी दुर्गा कुछ नहीं कर पाती। समुद्र किनारे बसे मुंबई शहर के एक आलीशान घर में दो बहनें रंगोली और दीपा अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रहती थी। उनके पिता मुकेश कुमार एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और माँ सुगंधा हाउसवाइफ थी। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। खुशियों से भरी उनकी जिंदगी बीत रही थी, लेकिन अचानक उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। एक दिन शॉपिंग करके लौटते समय सुगंधा की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अचानक इस तरह माँ सुगंधा की मृत्यु से दोनों मासूम बहनें रंगोली और दीपा अक्सर रोती रहती। वहीं उनके पिता मुकेश भी अपनी पत्नी की अकस्मात मृत्यु से अंदर ही अंदर काफी टूट गए, लेकिन अपनी दोनों बेटियों की खातिर उन्होंने अपने आप को जैसे तैसे संभाला। अब मुकेश के ऊपर दोनों बेटियों की सारी जिम्मेदारी आ गई, लेकिन उसे घर और बिजनेस एक साथ संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो अक्सर अपनी स्वर्गवासी पत्नी सुगंधा की याद और घर की चिंता में शराब पीने लगा। एक दिन की बात है, मुकेश की मौसी कल्याणी उससे मिलने आई और बोली, बेटा, होने को कौन टाल सकता है, जो होना था सो हो गया। तुम अब अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचो। तुम्हारी दो बेटियां भी तो है, उन्हें भी तो कोई चाहिए जो उनकी देखभाल कर सके। मेरी मानो, तुम दूसरी शादी कर लो, इससे तुम्हारी बेटियों की परवरिश अच्छे से हो जाएगी और तुम अपना बिजनेस अच्छे से संभाल पाओगे। मौसी के बार बार समझाने पर मुकेश दूसरी शादी के लिए तैयार हो गया और अंगूरी नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। अंगूरी बहुत चालाक और लालची औरत थी। उसने सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में मुकेश से शादी की थी। उसे ना तो मुकेश से कोई लगाव था, न ही उसकी दोनों बेटियों से। वो बस उनके संग प्यार का ढोंग किया करती थी। ऐसे ही एक महीना बीत गया और फिर एक दिन, अच्छा अंगूरी, मैं 2-4 दिनों के लिए बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। तुम रंगोली और दीपा बिटिया का ध्यान रखना। आप कितना काम करते हैं, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है आपको? सब कुछ तो है हमारे पास, किसी चीज की तो कोई कमी नहीं है। अरे मैं अपने दोनों बेटियों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आखिरकार मुझे अभी उनके लिए बहुत कुछ करना है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, नहीं तो मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। इतना कहकर मुकेश अपना बैग लेकर वहाँ से चला गया। ये देख अंगूरी मन ही मन बोली, जब देखो अपनी बेटियों की माला जपता रहता है, इसके सिवा इसे कुछ दिखाई नहीं देता। जितनी मेहनत करनी है कर ले, आगे वक्त ही बताएगा कि तेरी दोनों बेटियों की किस्मत में क्या लिखा है, तेरी दौलत या फिर दर दर के ठोकरे। मैं तेरी दोनों बेटियों का क्या हाल करती हूँ। ये कहते हुए अंगूरी हंसने लगी। तभी रंगोली और दीपा उनके पास आई और बोली, माँ, हमें बहुत जोरों से भूख लग रही है, आप हमें कुछ खाने को दे दो ना। मैं तुम्हारे बाप की नौकर हूँ क्या, जो तुझे खाना निकाल कर दूँ? तुम दोनों की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अब देखो मैं तुम दोनों के साथ क्या करती हूँ। माँ, आपको ये क्या हो गया है? आप ऐसा क्यों बोल रही हो? हमसे कोई गलती हुई है क्या? गलती तुमसे नहीं, मुझसे हुई है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया था, जो तुम्हारे बाप से मैंने शादी कर ली। तुम सबने मिलकर मुझे इस घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है, लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब से घर का सारा काम तुम दोनों करोगी, समझी? जाओ तुम दोनों, यहाँ खड़ी क्यों हो? मुझे 1 घंटे के अंदर पूरे घर की सफाई चाहिए
और हाँ, मेरे लिए गर्मा गर्म 1 कप चाय भी बना कर लाओ। बेचारी रंगोली और दीपा अपनी सौतेली माँ का ये रूप देखकर बहुत ज्यादा डर गई। दोनों डरी सहमी घर का काम करने लगी। दीदी, माँ को क्या हो गया है? वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? मुझे भी नहीं पता दीपा, लेकिन हमें पिताजी के आने तक माँ की सारी बात माननी होगी। उसके बाद रंगोली अपनी सौतेली माँ के लिए चाय बनाकर ले गई और बोली, माँ, ये लीजिए आपकी चाय। अंगूरी चाय पीते हुए गुस्से से बोली, छी, कितनी गंदी चाय बनाई है। करमजली, ये चाय तो कड़वी है। दूर हो जा मेरी नजरों से। सत्यानाश हो तेरा, मेरे मुँह का सारा स्वाद ही बिगाड़ दिया। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अब मेरा मुँह क्या देख रही है? जाकर झूठे बर्तन साफ कर। इस तरह अंगूरी दोनों बहनों पर दिन रात अत्याचार करने लगी। ऐसे ही 4 दिन बीत गए। और मुकेश भी अब घर वापस लौट आया और अपने दोनों बेटियों को नौकरानी की तरह घर का काम करते देख गुस्से से लाल होते हुए बोला, अंगूरी, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ? क्यों गला फाड़ कर चिल्ला रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोनों बच्चियों से घर का काम करवाने की? तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। आवाज नीचे करके बात करो। कहीं ऐसा ना हो मुझे तुम तीनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकालना पड़े। ये बात सुन मुकेश गुस्से से जैसे ही थप्पड़ मारने अंगूरी की तरफ बढ़ा, तभी अंगूरी मुकेश का हाथ पकड़ते हुए बोली, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत मत करना। पहले मैंने सोचा मैं तुम्हें इस घर में रहने दूं, लेकिन अब तुम लोगों की इस घर में कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये घर मेरा है। ये घर और प्रॉपर्टी पहले तुम्हारी थी, अब सब कुछ मेरा हो चुका है। तुमने बाहर जाने से 1 दिन पहले नशे की हालत में अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी। अब तुम लोग यहाँ से जाते हो या मैं चौकीदार को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालूं? इतना बड़ा धोखा? फेरेबी औरत, तूने मेरे नशे की हालत का फायदा उठाकर धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए मुकेश गुस्से से अंगूरी की तरफ बढ़ा। तभी अंगूरी ने जोर से धक्का देकर मुकेश को जमीन पर गिरा दिया। ये देख रंगोली और दीपा अपने पिता को संभालते हुए बोली, पिताजी, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ बिटिया, चलो यहाँ से चलते हैं और कहीं और रहने की कोई जगह ढूंढते हैं। इतना कहकर मुकेश अपनी दोनों बेटियों के संग यहाँ वहाँ भटकने लगा। लेकिन मुकेश घर और प्रॉपर्टी छिन जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और अचानक चलते चलते उसे दिल का दौरा पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अब दोनों बहनें अनाथ हो गई और दर दर की ठोकरें खाने लगी। भगवान जी, आपने हमारी माँ को अपने पास क्यों बुलाया? ना ही आप उन्हें बुलाते, ना ही सौतेली माँ आती और ना ही हमारी ये हालत होती। और तो और पिताजी को भी आपने हमसे छीन लिया। हमारे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? किसके सहारे रहेंगे? जैसे आपने हमारे माता पिता को अपने पास बुला लिया, वैसे ही हमें भी अपने पास बुला लो। ये कहते हुए रंगोली अपनी छोटी बहन दीपा के साथ घने जंगल के अंदर बढ़ती ही जा रही थी। तभी रास्ते में उन्हें एक सीढ़ी दिखाई दी। ये देख रंगोली बोली, अरे, बीच में ये सीढ़ी कहाँ से आ गई? आगे जाने का तो रास्ता ही नहीं है। लगता है हमें इसी सीढ़ी के ऊपर चढ़कर जाना होगा। नहीं दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें इस सीढ़ी के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। पहले ही हमारे साथ इतना बुरा हो चुका है, अब इससे ज्यादा बुरा क्या होगा? डरो नहीं, मैं हूँ ना तेरे साथ, चलो मेरे साथ। इतना कहकर रंगोली अपनी बहन दीपा के संग उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगी और चढ़ते चढ़ते वो दोनों बादलों की दुनिया में पहुंच गई। तभी उन्हें वहाँ 3 जादुई फ्रॉक घर दिखाई दिए, जिसे देख दीपा हैरानी से बोली, अरे दीदी देखो, यहाँ तो 3 फ्रॉक घर है। मुझे तो अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा, पर दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तभी पहले जादुई फ्रॉक घर से आवाज आई, रंगोली और दीपा, तुम जल्दी से मेरे घर में आ जाओ। तुम्हें यहाँ बहुत सारा पैसा मिलेगा, जिससे तुम अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से गुजार सकती हो। इतने में दूसरे जादुई फ्रॉक घर में से आवाज आई, नहीं नहीं दीपा और रंगोली, तुम इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। तुम मेरे घर में आओ,
मैं तुम्हें ढेर सारे सोने चांदी और हीरे जवाहरात दूंगी, जिसे पाकर तुम अपनी जिंदगी एक महारानी की तरह जी सकती हो। सोच क्या रही हो, जल्दी आओ। फिर तीसरे जादुई फ्रॉक घर में से आवाज आई, रंगोली और दीपा, तुम्हें मेरे घर में तो कुछ नहीं मिलेगा, पर यहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा रहती हैं, जो बरसों से बहुत बीमार है और वो ऐसे इंसान का इंतजार कर रही है जो उनकी सेवा कर सके। तो तुम मेरे घर में आ जाओ ना और बूढ़ी अम्मा की मदद करो। तीनों जादुई फ्रॉक घर की बात सुन दोनों बहनें सोच में पड़ गई। फिर बोली, ये जादुई तीसरे फ्रॉक घर, मैं आपके घर में आना चाहती हूँ, क्योंकि उन बूढ़ी अम्मा को हमारी जरूरत है और माँ से बढ़कर सोना चांदी हीरे जवाहरात का कोई मूल नहीं, इसलिए हम आपके घर में आएंगे और बूढ़ी अम्मा की सेवा करेंगे। इतना कहकर रंगोली और दीपा खुशी खुशी जादुई तीसरे फ्रॉक घर में चली गई। घर के अंदर कदम रखते ही दोनों बहनें चौंक गई, क्योंकि घर ढेर सारे रुपए, सोना चांदी, हीरे जेवरात से भरा हुआ था। ये देख रंगोली बोली, हे जादुई फ्रॉक घर, आपने तो कहा था यहाँ सिर्फ एक बूढ़ी अम्मा रहती है, लेकिन यहाँ तो सोना चांदी हीरे जवाहरात है, पर बूढ़ी अम्मा कहीं दिखाई नहीं दे रही। आप उन्हें बुला दीजिए ना, हम उनकी सेवा करेंगे। आप देखना, हम उनकी इतनी अच्छी सेवा करेंगे वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट हुई और बोली, ये तीनों जादुई फ्रॉक घर मेरे हैं। ये तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुम परीक्षा में सफल रही। तुम इसे अपने साथ ले जाओ। ये जादुई फ्रॉक का घर अब से तुम्हारा हुआ। जादुई फ्रॉक घर तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगा और तुम्हारी सारी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। रंगोली और दीपा परी का धन्यवाद कर खुशी खुशी जादुई फ्रॉक घर को लेकर वापस पृथ्वीलोक लौट आई। अब उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो दोनों जादुई फ्रॉक घर में हंसी खुशी रहने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बाद रंगोली और दीपा अपनी कार से उतरकर जूस पी रहे थे। तभी उसी रास्ते से जा रही अंगूरी ने उन्हें देख लिया। अरे, ये दोनों मनुष्य यहाँ क्या कर रही हैं? और इनके पास इतनी बड़ी कार, महंगे महंगे कपड़े आए कहाँ से? आखिर इतने सारे पैसे इनके पास आए कहाँ से? मुझे पता तो लगाना पड़ेगा। इसके बाद अंगूरी उनका पीछा करने लगी और उन दोनों बहनों को जादुई फ्रॉक घर के अंदर जाते हुए देख लिया। फिर चोरी छिपे खिड़की से अंदर झांकने लगी। तभी रंगोली जादुई फ्रॉक घर से बोली, हे जादुई फ्रॉक घर, आज हम बाहर घूमने गए थे तो हमने देखा हमारे जैसे लाचार और अनाथ बच्चे सड़कों पर भीख मांग रहे थे। हमें उनकी मदद करने के लिए कुछ पैसे चाहिए। रंगोली के इतना कहते ही जादुई फ्रॉक घर से ढेर सारे पैसे निकलने लगे। खिड़की से ये सब देख रही अंगूरी का मुंह खुला का खुला रह गया। अच्छा, तो ये सब इस जादुई फ्रॉक घर का कमाल है। इस जादुई फ्रॉक घर को मुझे अपने कब्जे में करना होगा, फिर मैं दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। फिर कुछ देर बाद रंगोली और दीपा के बाहर जाते ही अंगूरी ने जैसे ही उस जादुई फ्रॉक घर के अंदर कदम रखने की कोशिश की, तब जादुई फ्रॉक घर ने अपनी शक्ति से अंगूरी को बंदरिया बना दिया और वो सदा के लिए जंगलों में भटकने के लिए मजबूर हो गई। इस तरह अंगूरी को उसके लालच और करने का फल मिल गया। वहीं दूसरी ओर रंगोली और दीपा हंसी खुशी जादुई फ्रॉक घर में अपना जीवन बिताने लगी।